हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर हो गया है खत्म, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और आज हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा जबरदस्त लेक्चर, यानी कि द होल चैप्टर इन वन शॉट। फाइन, आप सबको इस लेक्चर की बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। हियर आई एम विद द लेक्चर इन 60 मिनट्स। आज हम पूरे सॉलिड स्टेट को 60 मिनट में खत्म कर लेंगे एंड आज हम कोई स्ट्रक्चर देखेंगे नहीं, यानी कि सीधा सीधा विजुअलाइज करेंगे दिमाग के अंदर एंड पूरे का पूरा चैप्टर रियलाइज कर लेंगे। फाइन, तो चैप्टर है हमारे पास सॉलिड स्टेट, जिसको आज हमें 60 मिनट के अंदर खत्म करना है। फाइन, तो चैप्टर के अंदर यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बात चलती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स की। फाइन, तो इसमें आपको पता है कि यार सॉलिड्स का डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होती है, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फाइन, एंड इनकी काफी ज्यादा हाई डेंसिटी होती है। तो इन सब बातों के बाद हम चलते हैं सॉलिड की क्लासिफिकेशन पे। सॉलिड जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। वन इज क्रिस्टलाइन, सेकेंड वन इज अमॉर्फस। फाइन, हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन क्या होता है, जिनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि जिसमें यार बच्चे एक सही तरीके से बैठे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। एंड एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सब बिखरे हुए हैं, पता नहीं कहां बैठे हैं, ठीक है ना, कोई एक सटीक अरेंजमेंट नहीं बन रहा है। फाइन, अगर इसको आसान शब्दों में बोलना हो तो इट इज रेगुलर अरेंजमेंट, एंड ये हमारे पास क्या था, इररेगुलर अरेंजमेंट था। क्लियर। सेकेंड वन इज, इसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी थी, यानी कि अगर आप इसको कट करोगे तो स्मूथ सरफेस मिल रहा है, जबकि इसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं थी। तीसरी चीज, इनका शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था। मैंने आपको तब भी बताया था, शार्प का मतलब होता है सटीक। जब ये अरेंजमेंट ही पूरा काफी ज्यादा क्रिस्टलाइन है, काफी ज्यादा रेगुलर है, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा, बिकॉज हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, दूरी तो नहीं है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो पार्टिकल है इससे काफी ज्यादा क्लोज है, जबकि ये जो पार्टिकल्स हैं दूसरे से काफी ज्यादा दूर हैं, इसलिए इनका शार्प यानी कि एक वैल्यू नहीं आता। ये लोग तो देखो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, जबकि ये लोग इतनी आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। फोर्थ, ये हमारे पास जो है वो ट्रू सॉलिड्स निकल के आते हैं, यानी कि इनके अंदर हर वो प्रॉपर्टी है जो सॉलिड के अंदर होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, दे आर सूडो सॉलिड्स। फाइन, हमने बात करी थी ये फॉल्स सॉलिड्स हैं। क्लियर, और ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इनको बोल रहे थे एक और शब्द, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है ना, आपको याद होगा हमने वो पुरानी बिल्डिंगों के शीशे वाली एग्जांपल भी इसके अंदर डिस्कस करी थी। पांचवी बात, अब ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं स्लोली कूलिंग से। अगर आपको याद है, अगर आप धीरे धीरे करके इन्हें ठंडा करोगे तो आपके सारे एटम्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाएंगे, आपके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाएंगे। जबकि यहाँ पे अगर आप अब्रप्ट डिक्रीज इन टेम्परेचर करते हो, अब्रप्ट एकदम से टेम्परेचर को गिरा देते हो, तो आपके पास जो सॉलिड बन के आएगा वो क्या आएगा, अमॉर्फस। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चों को टाइम ही नहीं दोगे तो वो फिर इररेगुलर अरेंजमेंट में क्लास में बैठेंगे, और अगर खुला टाइम है तो वो एक सही अरेंजमेंट में बैठेंगे। फाइन, वैसे तो अगर खुला टाइम होगा तो वो ज्यादा खराब करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से बातें करने लग जाएंगे। क्लियर, पर स्टिल आपको मैंने बताया था अमॉर्फस कैन बी चेंज्ड इनटू क्रिस्टलाइन, क्योंकि अगर आप अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन के अंदर चेंज करना चाहते हो, पूरे लिक्विड को पिघला लीजिए, बाद में फिर से सॉलिड बनाइए। तो इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था एनीलिंग के नाम से। क्लियर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने इसमें पढ़ा था दिस इज अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दिस इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी कि getting the same physical value along different directions and getting the different values in different direction. Clear, इसमें आपको याद होगा, इसमें भी हमने बना के देखा था, एंड शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने कर्व्स बना के देखे थे, दैट इज एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेंज आ जाना। एंड यहाँ पे नॉट शार्प में हमने देखा था कि जो भी चेंज आ रहा है वो अलग अलग टेम्परेचर पे आ रहा है। क्लियर, मैं फिर से यार जैसे हर चैप्टर के वन शॉट में रिकॉल करने से पहले बोलता होता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, इफ समवन इज फेसिंग प्रॉब्लम, उसको पूरा चैप्टर पढ़ के आना चाहिए। सारी की सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, पर अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा क्लियर है, चीजें पता है, तो आप वन शॉट पढ़ सकते हैं। फाइन, सो दिस इज अबाउट क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
So next topic is classification of crystalline solids. देखो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है। देखो अगर हमें क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस को सेपरेट करना था तो हमने बड़ी सिंपल से बात समझा था, जिसका फॉर्मूला है दैट इज क्रिस्टलाइन, जिसका फॉर्मूला नहीं है दैट इज अमॉर्फस। ठीक है ना, तो फॉर्मूला है तो उनको चार हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना, सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड्स, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज नेटवर्क और कोवलेंट सॉलिड्स। फाइन, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। एंड मॉलिक्यूल्स हमें पता है तीन तरीके के हैं, मतलब यहां पे जो सेपरेट किए गए हैं दैट इज नॉन पोलर यानी कि Cl2 वगैरह का बना हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड वन इज पोलर यानी कि HCl जैसे लोगों का बना हुआ, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि H2O HF जैसे लोगों का बना हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ फोर्सेस वॉन डर वॉल हैं जो भी बहुत ही कम है, इसलिए इनका नेचर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आता है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड कंपैरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन ऑल दीज थ्री। क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो आयंस है यानी कि NaCl, और यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत ही तगड़ी है, बिकॉज आपको पता है हर प्लस की फितरत में है माइनस को खींचना, एंड ये बहुत ही शिद्दत से खींचता है, ठीक है ना। तो आयनिक यानी कि आयंस के बीच में जो कोलम्बिक अट्रैक्शन था वो बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इनका नेचर रिलेटिवली हार्ड निकल के आता है। क्लियर। मेटालिक सॉलिड्स में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मेटल एटम्स हैं, यानी कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, इन सब के बने हुए सॉलिड्स हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल निकल के आते हैं। एंड यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटालिक फोर्सेस हैं। एंड अगर हम बात करें नेचर की तो नेचर डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है, बिकॉज हमारे पास सोडियम जैसे सॉफ्ट मेटल्स भी हैं और टंगस्टन या आयरन जैसे हार्ड मेटल्स भी हैं। क्लियर। एंड यहाँ पे अगर नेटवर्क सॉलिड के अंदर बात करें तो यहाँ पे वो नॉन मेटालिक एटम्स आते हैं जिनके अंदर अच्छी खासी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अच्छी खासी कैटिनेशन प्रॉपर्टी जैसे कार्बन, सिलिकॉन जैसे लोग, वो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट जैसे लोग निकल के आते हैं। क्लियर। आप सिलिका के भी यहाँ पे नेटवर्क सॉलिड्स दिखा सकते हो, वो भी किसके अंदर आते हैं, नेटवर्क सॉलिड के अंदर, बिकॉज इट इज अ नेटवर्क, तो रिलेटिवली ये स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा जायंट एंड हार्ड बन जाते हैं, काफी ज्यादा बड़े एंड सख्त बन जाते हैं। कोई दिक्कत। सो द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द क्लासिफिकेशन वी हैव इज अरेंजमेंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर। उसके बारे में बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत है। लेट्स हैव इट। नेक्स्ट लिस्ट, और उससे पहले हम कर लेते हैं बोर्ड को डिवाइड, क्योंकि काफी ज्यादा कुछ करना है वन शॉट के अंदर, तो बार बार इरेज करने से अच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज जो निकल के आती है वो है लैटिस। फाइन, हमें पता है जितने भी पॉइंट्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। फाइन, सो दिस इज द लैटिस पॉइंट। और सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, यूनिट सेल, सबसे छोटी चीज जो हमारे पास बार बार रिपीट होती है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जो बार बार रिपीट होकर हमारे पास क्या बनाता है, यूनिट सेल बनाता है। बार बार रिपीट होकर हमारे पास लैटिस बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, यानी कि दिस वन इज द यूनिट सेल। फाइन, इस दीवार की ईंट ब्रेक जो है हमारे पास एक यूनिट सेल है। क्लियर। एंड थर्ड थिंग हमारे पास क्या निकल के आता है, लैटिस, यानी कि ये जो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा वो उसे हम क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे। कोई दिक्कत। Clear? So this is the unit cell and this whole structure is a lattice. Clear? Next, हम बात करते हैं पैरामीटर्स to define a unit cell. Fine? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर हम बात करें 2D की, तो 2D में आप देखिए ये सिर्फ तीन ही पैरामीटर्स होते हैं, एंड वो तीन पैरामीटर्स क्या हैं, ये A लेंथ, ये B लेंथ एंड ये इनके बीच का एंगल, यानी कि दो साइड्स एंड एक एंगल। क्लियर। जबकि अगर हम बात करें 3D की, तो 3D के अंदर
अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, हमारे पास टोटल निकल के आए थे 6 पैरामीटर्स, ये 3 एंगल्स एंड ये 3 साइड्स। क्लियर? तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। आपको याद है मैंने बताया था बी और सी के बीच में जो एंगल होता है दैट इज अल्फा, ए और सी के बीच में जो एंगल होता है दैट इज बीटा, एंड ए और बी के बीच में जो एंगल होता है दैट इज गामा। तो इस बात का काफी ज्यादा आपको रखना है ध्यान। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं अरेंजमेंट्स इन 2D। अगर 2D के अंदर अरेंजमेंट की बात करें तो एक हमारे पास था स्क्वायर पैकिंग एंड सेकेंड वन हमारे पास था हेक्सागोनल पैकिंग। क्लियर? जैसे अगर हम एटम्स को इस तरीके से लगाएं, इसमें एक स्क्वायर हमारे पास यूनिट सेल निकल के आएगा, जबकि अगर हम एटम्स को इस तरीके से लगाएं तो यहां पे हमारे पास हेक्सागन निकल के आएगा। अगर आप देखिए तो फाइन। अगर आप यहां पे कैलकुलेट करें तो Z क्या होता है हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वो यहां पे कितने निकल के आ रहे थे 1, एंड पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो यहां पे निकल के आ रही है 78.5%। मैं फिर से बता रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये 3D वाले नहीं है जो बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है, ये 3D वाले नहीं है, दिस इज अबाउट 2D। फाइन, हम 2 डायमेंशन के अंदर, यानी कि ये बॉल्स नहीं रखे हुए, दिस इज सर्कल्स। क्लियर? एंड यहां पे जब हम बात करें तो ये हमारे पास निकल के आ रहा था 6 साइडों का 1/3 करके, एंड बीच वाला एक, टोटल मिला के हमारे पास 3 निकल के आ रहा है, जिसके कारण ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बन रहा है, जबकि ये एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बन रहा है। फाइन, जिनका Z1 है दैट इज प्रिमिटिव, जिनका Z1 नहीं है वो क्या है नॉन प्रिमिटिव है। और अगर हम यहाँ पे बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, इफ यू कैलकुलेट ऑक्युपाइड स्पेस अपॉन द टोटल स्पेस या ऑक्युपाइड एरिया अपॉन टोटल एरिया, यहाँ पे क्या आएगा ऑक्युपाइड एरिया आएगा, बिकॉज 2D की बात हो रही है तो एरिया आएगा अपॉन टोटल एरिया। जब आप कैलकुलेट करते हो दिस कम्स आउट टू बी 90.6%। क्लियर? यानी कि ऐसे तरीके से अगर आप अपने सर्कल्स को रखोगे 2D के अंदर तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली पैक हो जाएंगे। क्लियर? पर हमारे सिलेबस में अगर हम बात करें ज्यादा बात होती है 3D की, तो लेट्स मूव टू द अरेंजमेंट्स इन 3D। सो अरेंजमेंट्स इन 3D करने से पहले हमारे पास एक चीज है दैट इज ब्रेवियस लैटिसेस। फाइन, सो वी हैव द 7 क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि 7 तरीके से हम 3D के अंदर अपने यूनिट सेल्स बना सकते हैं। क्लियर? तो हमें वो पढ़ने हैं, देन हम 3D के अंदर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें हमने बहुत ही अच्छी चीज पढ़ी थी दैट इज क्यूट और मदर, अगर आपको याद हो। फाइन, सो यहां से हम बना सकते हैं दैट इज फर्स्ट इज क्यूबिक, सेकेंड वन इज टेट्रागोनल, थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक, एम से मोनोक्लिनिक आ गया है, टी से हमारे पास क्या आ गया है ट्राइक्लिनिक आ गया है, एंड एच ई से हमारे पास हेक्सागोनल आ गया है, एंड आर से हमारे पास रोम्बोहेड्रल आ गया है। क्लियर? तो हमारे पास 7 तरीके के हमारे पास जो है क्रिस्टल बन के आ गए हैं। क्लियर? एंड अगर हम बात करें इनके एजेस की, यानी कि साइड्स के बारे में या एजेस के बारे में, क्यूब में a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होता है, यहाँ पे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c होता है, यहाँ पे a b और c तीनों ही इक्वल नहीं होते, यहाँ भी इक्वल नहीं होते, यहाँ भी इक्वल नहीं होते हैं, और यहाँ पे 2 इक्वल होते हैं और तीसरा इक्वल नहीं होता है, और यहाँ पे फिर से तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्लियर? एंड अगर हम बात करें एंगल्स की, तो यहां पे अल्फा बीटा गामा, देखो हमने पैरामीटर्स की बात करी थी, वो तीनों यहां पे क्या आते हैं 90 निकल के आते हैं। क्लियर? और यहां पे भी तीनों 90 निकल के आते हैं।
यहां पे भी तीनों 90 निकल के आते हैं। क्लियर? अब यहां पे ये एंगल खराब होना स्टार्ट होता है, यानी कि दो एंगल तो वैसे ही रहते हैं और एक एंगल जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि मैं कह देता हूं a नॉट इक्वल टू गामा और ये जो है 90 इक्वल आ जाता है। क्लियर? एंड ट्राइक्लिनिक में ये तीनों ही इक्वल नहीं है और कोई भी 90 के इक्वल नहीं है। अगर हम हेक्सागन के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो दो एंगल है, देखो सी साइड इक्वल नहीं है तो गामा जो है यानी कि सी के अगेंस्ट में जो एंगल बना हुआ है, क्लियर, तो ए और बी के बीच में जो गामा है दैट इज 120 एंड यहाँ पे दो एंगल जो है वो 90 निकल के आते हैं। क्लियर? और यहाँ पे ये तीनों एंगल इक्वल हैं पर कोई भी 90 के इक्वल नहीं है। ये तीनों के तीनों ही 90 के इक्वल नहीं है। आपको याद होगा इसमें मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई थी आपको। ये एक अच्छा बच्चा है, सारी बातें इक्वल है, अच्छा बच्चा है, सबकी बात मानता है। ये थोड़ा बिगड़ गया है, बात अभी भी मानता है। ये पूरा बिगड़ गया है, बात अभी भी मानता है। ये पूरा बिगड़ा तो हुआ ही है, बात मानना भी छोड़ चुका है। ये पूरा बिगड़ा तो हुआ ही है, सबकी बात मानना भी छोड़ गया है। देखिए अच्छा है, बात मान रहा है, थोड़ा बिगड़ गया, बात मानता है, पूरा बिगड़ गया, बात मानता है, पूरा बिगड़ गया, थोड़ी बात माननी छोड़ दी एंड पूरा ही बिगड़ गया और पूरी ही बात माननी छोड़ दी। इसको रियलाइज हुआ यार ऐसा तो नहीं होगा। अरे अगर पूरा लाइन से खराब हो जाएगा तो ऐसा तो यही नहीं होगा ना यार, ऐसे तो नहीं होगा। तो उसने क्या किया, अब सुधरना स्टार्ट किया, थोड़ा सा सुधरा, थोड़ी सी बात मानने लग गया, पूरा सुधरा और पूरी बात मानने लग गया, पर फिर भी पहले जैसा नहीं हुआ। देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 90, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 90। बहुत ही अच्छी कहानी बनाई हुई है हमने याद करने के लिए। एंड एक और बात याद रखेंगे, 3 2 4 2 1 1 1 यानी कि कितने तरीके के अंदर इसके यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं। फाइन, इनमें से जो हमारे काम के दैट इज क्यूबिक, क्यूबिक के अंदर सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर? एंड यहां पे हमारे पास हेक्सागोनल जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट निकल जाता है, यानी कि हमें चार चीजें पढ़नी है, ये तीन और ये फोर्थ, कोई दिक्कत। क्लियर? सो अब हम मूव करते हैं अरेंजमेंट्स इन 3D पर। अरेंजमेंट्स इन 3D में जाने से पहले हमें 3D के अंदर ये जो क्यूब है हमारा, इसके कुछ तथ्य क्लियर होने चाहिए। फाइन, सो लेट्स हैव सम फैक्ट्स ऑफ क्यूब। वो हम यहीं पे बना लेते हैं, वी हैव सम स्पेस। यहाँ पे हमारे पास क्लियर है, काफी ज्यादा स्पेस निकल आएगी हमारे पास, चलेगा। फाइन, सो क्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसिस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। 6 फेसिस के 6 ही फेस सेंटर्स होते हैं, क्लियर, दीवारें, एंड 12 एजेस के 12 ही एज सेंटर्स होते हैं। क्योंकि हमारी पूरा कमरा एक ही बॉडी है या पूरा क्यूब एक ही बॉडी है, तो हमारे पास एक बॉडी सेंटर भी होता है। क्लियर? सो दिस इज द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूब, की क्यूब के अंदर क्या कुछ होता है। क्लियर? अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करी जा सकती हैं, दैट इज डायगोनल्स। हमारे पास 12 जो है वो फेस डायगोनल निकल के आए थे एंड 4 जो है वो हमारे पास बॉडी डायगोनल निकल के आए थे। क्लियर? सो हर फेस पे 2 फेस डायगोनल एंड पूरी बॉडी के अंदर 4 बॉडी डायगोनल निकल के आए थे। एंड यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। फाइन, सो कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या चीज है कि हमारा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आया था, हमारा हिस्सा कितना है। तो आपको याद होगा हर कॉर्नर हमारा कितना है, 1/8। फेस सेंटर हमारा कितना है, 1/2। एज सेंटर हमारा कितना है, 1/4 एंड बॉडी सेंटर हमारा कितना है, बॉडी सेंटर है हमारा पूरा पूरा 1। कोई दिक्कत? और इसके बिहाफ पे हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी किए थे एंड द क्वेश्चन था कि यार अगर कॉर्नर पे सपोज एक एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसके कॉर्नर पे एफसीसी क्या है, जिनके 6 कॉर्नर्स एंड 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। एंड बीसीसी क्या है, जिनके 8 कॉर्नर्स प्लस एक बॉडी सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम अवेलेबल है एंड
और क्या है सिंपल क्यूबिक, जिसके 8 कॉर्नर्स पे ही सिर्फ कांस्टेंट पार्टिकल अवेलेबल है। यहां पे कंट्रीब्यूशन का एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक में हमारे पास जो ए एटम्स हैं वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं एंड जो बी एटम्स हैं वो फेस सेंटर्स पे अवेलेबल। सपोज ए एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 corners and B atoms are present at face centers. Clear? So what is the unit cell का formula? Fine. तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, A जो है वो 8 corners पे है and corner का contribution कितना होता है 1/8. So this is 8 into 1/8. A कितना निकल के आ गया है 1 and B जो है वो फेस सेंटर्स पे अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 6 फेस सेंटर हैं और हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। so B जो है वो हमारे पास निकल के आ गया है 3। so ultimately the formula comes out to be AB3। इसी तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। क्लियर? जैसे सपोज A जो है वो 6 कॉर्नर्स पे है, 8 कॉर्नर नहीं है, सपोज 6 कॉर्नर्स पे हैं। B जो है वो बचे हुए कॉर्नर्स पे हैं पर आधे फेस सेंटर्स पे हैं एंड C जो है वो बचे हुए आधे फेस सेंटर्स पे है। ठीक है ना? फाइन। यानी कि A जो है वो 6 कॉर्नर्स पे है, B जो है वो बचे हुए कॉर्नर्स पे है प्लस आधे फेस सेंटर्स पे। देखो 6 फेस सेंटर है, तुम्हारे पास 3 फेस सेंटर्स पे है एंड C जो है वो बचे हुए फेस सेंटर पे यानी कि 3 फेस सेंटर्स पे है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इसका आंसर क्या बनेगा, इस यूनिट सेल का आंसर क्या बनेगा। कोई दिक्कत? क्लियर? तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं काफी ज्यादा डिटेल में एंड ये जो है हमारे पास फोर्थ बंदा दैट इज हेक्सागोनल। इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज इन अरेंजमेंट्स इन 3D। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। So next is arrangements in 3D. So सबसे पहले हमारे पास सिंपल क्यूबिक। क्लियर? सो सिंपल क्यूबिक के अंदर हमारे पास है, देखिए 8 कॉर्नर्स पे ही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। क्लियर? सेकेंड कुछ डेफिनेशंस की जरूरत थी हमारे पास, वो हमने सबसे पहले पढ़ी हुई है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ वन शॉट में जरूरत नहीं है। क्लियर? दैट इज डेंसिटी क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। क्लियर? हम पहले 2D के अंदर भी ये बात कर चुके हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कितना अच्छे से ऑक्युपाइड है, आपका वॉल्यूम कितने अच्छे से ऑक्युपाइड है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आपके नियरेस्ट पड़ोसी। वो सब कुछ हमें इसके अंदर निकालना है। क्लियर? तो सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स पे पड़ा है, आपको पता है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होता है, A is equal to 2r बिकॉज 2 कॉर्नर की बॉल जुड़ी हुई है तो पूरी एज लेंथ क्या होती है, उसका रेडियस प्लस उसका रेडियस। कोई दिक्कत? सो A और R आ गया रिलेशन में। अगर हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास हमारे पास कितना होता है, मास हमारे पास होता है कितने एटम्स हैं मल्टीप्लाई बाय एक का मास कितना है, कितने एटम्स हैं इस सेट एंड एक का मास कितना है इस m अपॉन Na, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर एंड वॉल्यूम हमारे पास क्या निकल के आता है a क्यूब। सो अल्टीमेटली डेंसिटी का हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया है। सिंपल सी बात होती है, इसमें वैल्यू पुट करिए एंड आंसर लीजिए। मुद्दे की बात है z। फाइन। तो z हम निकालेंगे, z हमारे पास क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जो कि हमने अभी अभी बात करी है। सो 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 दैट कम्स आउट टू बी 1। तो यानी कि सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में यहां पे तो क्या आने वाला है 1, m उस चीज का मास जो भी आपको दिया गया है, Na इज एवोगाड्रो नंबर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एंड दिस A इज 2r। अगर आपको r में रिलेशन दिया हुआ तो यहां से पुट करके यहां निकाल लेना, वरना डायरेक्टली ये पुट कर लेना, यू विल गेट द डेंसिटी। एंड अगर डेंसिटी दी है A निकालना है तो उस हिसाब से कर लेना, और अगर r निकालना है तो डेंसिटी दी हुई है A निकालना, A से 2r का रिलेशन निकाल के r निकाल लेना। कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो पॉइंट आता है दैट इज परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना ज्यादा अच्छे तरीके से पैक्ड है। तो दैट इज एटम कितने हैं, एक एटम का वॉल्यूम कितना है अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है। क्लियर? तो ये जब हमने कैलकुलेट किया था, दिस कम्स आउट टू बी 1 into 4/3 pi r cube अपॉन 2r का क्यूब, दिस कम्स आउट टू बी 52.4%। क्लियर?
यानी कि अगर हम सिंपल क्यूब के हिसाब से, जैसे हमने बात करी थी लेक्चर के टाइम पे कि हलवाई अगर लड्डू सिंपल क्यूबिक के हिसाब से पैक करेगा तो 52.4% जगह पे ही पैक करेगा, जबकि उस डब्बे के अंदर 47.6% जगह वो खाली ही दे देगा। क्लियर? सिक्स्थ जो हमने पॉइंट की बात करी थी दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें हमारे पास आता है 6, यानी कि उसके सबसे नियरेस्ट पड़ोसी। फाइन, हमने डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज नियरेस्ट नेबर्स। क्लियर? और वो नियरेस्ट नेबर्स अलोंग द एजेस आ रहे थे, ठीक है ना। अगर आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को देखो तो एज वाला जो है सबसे पास है, तो लेफ्ट वाला एज, राइट वाला एज, ऊपर वाला एज, नीचे वाला एज, पीछे वाला एज, आगे वाला एज। फाइन, इसको हमने लिखा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर एंड नीचे। क्लियर? तो हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया। ये काफी ज्यादा बेसिक चीज थी। हमने इसके अलावा भी सिंपल क्यूबिक के अंदर एक चीज पढ़ी थी दैट इज फाइंडिंग द नेक्स्ट नेबर्स। फाइंडिंग द नेक्स्ट नेबर्स। क्लियर? तो आपको याद होगा नेक्स्ट नेबर कौन से थे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नियरेस्ट जो थे वो हमारे पास 6 निकल के आए थे एट अ डिस्टेंस ऑफ 8, यानी कि 2r डिस्टेंस पे। फाइन, एंड अगर इसकी बात करूं तो ये अलोंग द एज निकल के आया था। फाइन, अगर हम बात करें अगले नियरेस्ट नेबर की, तो अगले नियरेस्ट नेबर हमारे पास होते हैं अलोंग फेस डायगोनल, ठीक है ना। एंड अलोंग फेस डायगोनल हमारे पास आते हैं 12, क्योंकि हमारे पास हर कॉर्नर के साथ जुड़े हुए ना 12 फेसेस होते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास आया था √2a डिस्टेंस पे, बिकॉज हमें पता है फेस डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है दैट इज √2a। क्लियर? यू ऑल नो दैट। जैसे सपोज यहां पे लगे हुए हैं 4 एटम्स, तो अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये हमारे पास कितना निकल के आता है √2a। दिस इज लाइक दिस, दिस इज a, दिस इज a, तो ये हमारे पास कितना निकल के आता है √2a। फेस डायगोनल जो है हमारे पास कितना निकल के आ रहा है √2a निकल के आ रहा है। फाइन, हालांकि ये बातें लास्ट लेक्चर में बताने वाली नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं आप में से कई लोग काफी गरीब बैठे हैं। फाइन, यहां से गरीब। क्लियर? तो फेस डायगोनल जो है वो यहाँ पे a और a एज लेंथ का निकाल के फेस का निकल के आ जाता है दैट इज √2a। सो दिस इज 2√2r एंड दिस इज अलोंग फेस डायगोनल। कोई दिक्कत? क्लियर? एंड हम अगला नेबर भी निकाल सकते हैं दैट इज नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट। आपको मैंने एक टेक्निक भी बताई थी, अगर एज होता है फेस और होता है तो तीसरा पक्का अलोंग द बॉडी होता है। फाइन, एंड यहाँ पे वो अलोंग द बॉडी डायगोनल ही निकल के आ रहा है। फाइन, एंड 6, 12 और तीसरा यानी कि क्या आया 8, एंड ये कितने डिस्टेंस पे है √3a डिस्टेंस पे है, एंड दिस इज 2√3r। बिकॉज अगर ये फेस डायगोनल है, एक फेस डायगोनल को लो और एक एज लो, तो आपके पास ये बॉडी डायगोनल निकल के आता है। तो ये बॉडी डायगोनल अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो कितना निकल के आएगा √3a। ये आपके पास निकल के आ गया है बॉडी डायगोनल। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? आप दो एजेस को लेके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास निकल के आता है फेस सेंटर। आपको मैं ज्यादा अच्छे तरीके से बना के दिखा सकता हूं। ये क्यूब के अंदर अगर हम देखें, फाइन, तो किसी भी एक लाइन को उठा लीजिए। देखिए ये जो है वो a लेंथ है, ये जो है वो a लेंथ है, तो यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो अल्टीमेटली क्या है √2a। क्लियर? और ये जो चीज मैच कर रही है ये क्या बनेगा √3a। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक फेस सेंटर, यानी कि ये वाला फेस सेंटर और ये वाली एज। फाइन, मैं पहले वाला इरेज कर देता हूं क्योंकि फेस डायगोनल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वाला फेस सेंटर √2a आ गया है हमारे पास। क्लियर? एंड ये वाली एज लेंथ a आ गई है, तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे यहां से यहां, तो ये आपके पास निकल के आएगा √3a, यानी कि बॉडी डायगोनल। क्लियर? सो नेक्स्ट नेबर्स भी हो गए हैं, हम मूव करते हैं अपने अगले अरेंजमेंट में दैट इज BCC। सो नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब। जो हमारे पास दूसरा है क्यूब के अंदर तीन चीजें हैं। तो BCC को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो पहला है, ये कहां अवेलेबल है, दिस इज 8 कॉर्नर्स प्लस 6 या सॉरी 1 बॉडी सेंटर। BCC हमारे पास FCC पे नहीं पहुंचे हैं, काफी आगे निकल गए थे, नहीं पीछे वापस आ जाइए।
सो हमारे पास z जो है वो 8 कॉर्नर्स का, देखो 8 इंटू 1/8 एंड बॉडी सेंटर पूरा पूरा हमारा होता तो ये आ गया 2, यानी कि नॉन प्रिमिटिव। क्लियर है ना? अगर z1 आता तो प्रिमिटिव, 2 आ रहा है तो नॉन प्रिमिटिव। और a और r का यहाँ पे रिलेशन निकालें तो यहाँ पे हमारे पास √3a इज इक्वल टू 4r आता है। क्लियर? क्योंकि बीसीसी में देखो 8 कॉर्नर्स हैं एंड एक बॉडी सेंटर है, तो सिर्फ बॉडी डायगोनल के लोग जुड़े हुए हैं एंड बॉडी डायगोनल के लोग जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, बॉडी डायगोनल के लोग कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास ये वाली चीज आ गई है। क्लियर? सो आर 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 आर, तो ये हमारे पास क्या आ गया है √3a, हमने पहले ही कैलकुलेट किया है एंड √3a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है 4r कैलकुलेट हो गया आ गया है। डेंसिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस z जो है यहाँ पे 2 पुट होगा, मास na वैसा ही है एंड a जो है हमारे पास अब 4r/√3 पुट होगा, तो उस हिसाब से z हमने 2 पुट कर लिया एंड a को हमने 4r/√3 पुट कर लिया है। ठीक है ना? यहाँ पे r आप बड़ा लिख सकते हो क्योंकि मैं नीचे बड़ा यूज कर रहा हूँ। क्लियर? एंड जब आपने यहाँ पे ये परसेंटेज कैलकुलेट किया तो दिस कम्स आउट टू बी 68.2%। ठीक है ना? या फिर 68% ही लिख लीजिए सीधा सीधा, 68% आ गया एंड कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है 8 एंड ये आएगा अलोंग बॉडी डायगोनल। फाइन। अब बीच वाले एटम को ऑब्जर्व करके देखिए, उसके 8 पड़ोसी हैं। ठीक है ना? बड़ी सिंपल सी बात है, तो 8 जो कि a डिस्टेंस पे आएगा हमेशा। क्लियर? सो सॉरी 2r डिस्टेंस पे आएगा हमेशा एंड 2r यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज √3a/2 और ये हमारे पास आ गया है अलोंग बॉडी डायगोनल। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो 6 आएगा और जो कि आएगा एज लेंथ पे। ठीक है ना? अलोंग द एज, क्योंकि जब 6 होता है तब एज होता है, जब 8 होता है तो बॉडी डायगोनल होता है। दिस इज वेरी मच क्लियर। क्लियर? एंड a के हिसाब से ये हमारे पास आ जाता है 4r/√3 एंड जो तीसरा डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आएगा डेफिनेटली 12। ठीक है ना? एंड जो 12 आएगा दैट इज वो हमारे पास √2a डिस्टेंस पे आएगा, यानी कि अलोंग द फेस डायगोनल आएगा। क्लियर? एंड ये हमारे पास अलोंग द फेस डायगोनल निकल आएगा। क्लियर? √2a है और उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी दिक्कत है। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आता है दैट इज एफसीसी। तीसरा जो बन के आ रहा है दैट इज फेस सेंटेड क्यूबिक, यानी कि एफसीसी। फाइन। यहां पे अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे हैं प्लस 6 फेस सेंटर्स पे। ठीक है ना? तो z अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो 8 कॉर्नर्स का 1/8, 6 फेस सेंटर्स का 1/2, यानी कि ये हमारे पास निकल के आ गया है 4। कोई दिक्कत? नेक्स्ट a और r का रिलेशन देखो, फेस सेंटर जुड़े हुए हैं तो फेस सेंटर इस तरीके से जुड़े होंगे, तो ये 4r किसके इक्वल आ जाएगा, √2a इक्वल आ जाएगा। तो 4r इज इक्वल टू √2a। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें वो है डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला सेम ही रहता है, दैट इज z into m upon na into a क्यूब। क्लियर? एंड फोर्थ अगर हम बात करें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कितने एटम्स हैं इनटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। तो z हमारे पास कितना आ गया है, z हमारे पास आया है यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a जो है हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया है 2√2r का क्यूब। सो दिस कम्स आउट टू बी 74%। फाइन। एंड सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पैकिंग है, अगर हम बात करें तीनों पैकिंग्स के अंदर, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी के अंदर अगर हम बात करें, सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग जो है वो ये वाली निकल के आ गई है। क्लियर? इसी बात के लिए इसे क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग भी बोला जाता है एंड क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग के कारण इसको हम बोलते हैं सीसीपी। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ गया है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि आपके कितने पड़ोसी हैं, तो आपके हैं भैया 12 पड़ोसी। ठीक है ना? फाइन। एंड जो 12 पड़ोसी हैं ये आपको मिलेंगे अलोंग द
फेस डायग्राम। क्लियर? इसमें आप अगले नेक्स्ट नियरेस्ट भी ढूंढ सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। अब आप थोड़ी सी मेहनत करिए क्योंकि हमने लेक्चर में पूरा पूरा ये सॉल्व किया हुआ है। इसके जो अगले पड़ोसी आएंगे वो आपके पास आएंगे 6 along H। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया है एफसीसी। क्लियर? अब देखो ये क्यूब के अंदर तीनों लोग हो गए हैं, तो क्यूब के अंदर एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इनके लिए फेमस है, वो है इन अरेंजमेंट्स के नाम क्या है। ठीक है ना? तो क्यूब के अंदर ये जो तीन अरेंजमेंट्स है, इसमें जो सिंपल क्यूबिक है इसको ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है, जबकि जो बीसीसी है इसको ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है, एंड जो एफसीसी है इसको ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहा जाता है। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर है बिल्कुल एक समान है। यहाँ पे फर्स्ट लेयर कुछ और है, सेकंड लेयर रिलेटिवली कुछ और है, थर्ड कुछ और है, फोर्थ कुछ और है। अगर मैं आपको याद कराऊं, यहाँ पे तो देखो सिंपल क्यूबिक क्या था, चारों वॉल्स थी, ऊपर वाली चार थी, इसी तरीके से चलता है। बीसीसी में पहले 4 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है। और एफसीसी में अगर आपको याद हो तो ऐसा था कि एक बॉल है, फिर ऐसा एक ट्रायंगल था, याद है? फिर ऐसा एक ट्रायंगल था, एंड फिर से फोर्थ लेयर में ये बॉल थी। क्लियर? अगर हमने एफसीसी को अलोंग बॉडी डायगोनल पकड़ा हुआ ना, तब आपके पास ऐसा अरेंजमेंट आता था, क्या? एक सिंगल बॉल, एक ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, एंड देन एक सिंपल बॉल। यानी कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर निकल जाता है, दिस इज ए बी सी देन अगेन ए। क्लियर? सो दिस इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज ए बी एंड दिस इज एबीसी टाइप। क्यूब के अंदर ये तीन अरेंजमेंट्स हैं। अगर हम तीनों को एक ही बार में क्लब करें तो दिस इज 52.4, दिस इज 68 एंड दिस इज 74। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इन क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम HCP की, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अरेंजमेंट इन 3D में हमारे पास जो फोर्थ निकल के आता है दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फाइन, ध्यान रखिए पहली बात तो ये कोई क्यूब नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? अगर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी सी चीज है, बट डोंट फॉरगेट यहां पे 3 बॉल्स हैं। क्लियर? तो यहां पे मैं 2 सिर्फ दिखा देता हूं, जस्ट एज टू गेट द कैलकुलेशन ऑफ ए और आर का रिलेशन। क्लियर? सबसे पहली बात, कहां कहां बॉल्स आपको पता है, 6 यहां पे हैं, एक बीच में है 7, 6 यहां पे, एक बीच में 7 है, 3 यहां पे हैं। क्लियर? बट यहां पे जो मुद्दा आता है वो आता है जेड का। फाइन, तो जेड बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे इस लेयर का जो नंबर आया था वो अपने पास कितना आया था, इन 6 बॉल्स का 1/6, एंड जो यहां पे बीच में बॉल पड़ी थी वो हमारी आधी है, क्योंकि ये लेयर हमारी आधी है। क्लियर? एंड ऐसी ही पूरी की पूरी हमारे पास एक और लेयर है, यानी कि दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये जो नंबर है 3, दिस कम्स आउट टू बी 6। z जो हमारे पास 6 आया था, a जो है वो यहाँ पे 2r आया है। क्लियर? एंड देन डेंसिटी, देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे डेंसिटी के अंदर, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास यानी कि m अपॉन एवोगाड्रो इनटू z अपॉन v पे, यहां a क्यूब नहीं करेंगे क्योंकि ये क्यूब थोड़ी ना है, तो यहां पे वॉल्यूम ही रहेगा। ध्यान रखिए ये बाकियों से थोड़ा सा अलग है, यहां पे a क्यूब नहीं हुआ है, वॉल्यूम हुआ है। क्लियर? देन फोर्थ चीज हमारे पास जो निकल के आती है दैट इज परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि z इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, कितनी बॉल्स हैं, अपॉन, मैं फिर से बोल रहा हूं यहां वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना, इनटू 100। कोई दिक्कत? क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। यहां पे z जो है हमारे पास, z कितना निकल जाएगा, z है 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागन दिस इज 24√2 r क्यूब इंटू 100। जब आपने ये कैलकुलेट किया तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 74%। देखो ये वही पैकिंग है जो एक्चुअली में एफसीसी में आई थी,
तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, डोंट गेट टेंशन ऑफ हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का टेंशन लेना ही नहीं है। क्यों? अगर आपको हेक्सागोनल आता है तो आपको क्या करना है, आपको एफसीसी ही करके आना है सॉल्व, ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल में साफ साफ लिख सकते हो हेक्सागोनल कैन बी ट्रीटेड एज एफसीसी, क्योंकि इनका पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बोथ आर 74%। तो आप बड़े सिंपल से तरीके से ये बोल सकते हो एचसीपी कैन बी ट्रीटेड एज एफसीसी। क्लियर? और ये वैसा ही बना के, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपका Z 6 की बजाय कितना रह जाएगा, 4, जो कि एफसीसी का है। आपका A और R का रिलेशन वो वाला आएगा जो हमने एफसीसी में सॉल्व किया था, दैट इज 4R is equal to √2a। क्लियर? तो वो वाले हिसाब से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डेंसिटी ऑफ एचसीपी। एचसीपी के डेंसिटी के क्वेश्चंस को आप एफसीसी के डेंसिटी के क्वेश्चंस में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। सो फिफ्थ हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। आप किसी भी एटम को देख सकते हो, यहाँ वाले बीच वाले एटम को देख सकते थे, 3 इसके ऊपर है, 3 इसके नीचे आएंगे, एंड 6 इसके आजू बाजू लगे हुए हैं। 6 इसके आजू बाजू लगे हुए हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। ये क्वेश्चन भी आता होता है जेईई के अंदर, ठीक है ना, हमने बात भी करी थी तब। अपनी लेयर में कितने होते हैं, 6, 3 ऊपर 3 नीचे, अपनी लेयर में कितने होते हैं, 6। तो ये उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया जितना एफसीसी का। यार जब पैकिंग क्लोजिंग सेम है, जितना ज्यादा अरेंजमेंट क्लोज होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जब क्लोजिंग ही सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। क्लियर? एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर डिस्टेंस की बात करूं तो दिस इज ऑलवेज 2R, कोई दिक्कत। क्लियर? एंड जैसा हमने उसके अंदर किया था ए ए ए, एंड सेकंड वन वाला क्या था, ए बी ए बी, एंड एफसीसी क्या था, ए बी सी, उस हिसाब से ये हमारे पास निकल के आता है ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर? क्योंकि दिस इज ए लेयर, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड मैंने आपको बताया था क्यों ये बीसीसी से अलग है। अरे भाई वो क्यूब की पैकिंग है, ये हेक्सागोनल की है। ये हेक्सागन का एबीएबी है, वो क्यूब का एबीएबी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कोई दिक्कत। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हमारे पास आता है वॉइड्स। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉइड्स। अब देखो सबको पता है कि वॉइड्स बेसिकली क्या है, द इंटरस्टेशियल स्पेसेस, यानी कि उन एटम्स के बीच में जो स्पेसेस रह गई हैं वो। फाइन? और सिंपल सी बात है यार, जब बीच के स्पेसेस है तो वहां कौन आएगा, कैटाइन्स। क्लियर? तो यहां पे हम क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन रेशियो। क्लियर? बड़ा सिंपल सा फंडा है, लीनियर वॉइड, यानी कि दो लोगों के बीच में आया हुआ वॉइड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है। यहां पे जो r प्लस अपॉन r माइनस है ये 0.155 से कम है, ये ऑल, यानी कि एनाइन के हिसाब से कैटाइन का जो साइज है वो 0.155 या उससे छोटा होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो वॉइड आता है दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड, यानी कि 3 लोगों के बीच में। देखो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, अगर 3 के बीच में जो वॉइड आया, यानी कि ये वाले की बात हो रही है यहां पे जो रखा गया। क्लियर? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा, r प्लस अपॉन r माइनस, यहां पे एक रेशियो होगा दैट इज 0.225 से, यहां पे मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, 0.155 से बड़ा होगा एंड 0.225 से छोटा होगा। क्लियर? एंड देन हमारे पास आता है टेट्राहाइड्रल वॉइड। टेट्राहाइड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 निकल के आता है, एंड यहां पे जो r प्लस अपॉन r माइनस है वो 0.414 से कम एंड 0.225 के बीच में आएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। यहां पे r प्लस अपॉन r माइनस जो है वो 0.732 से छोटा एंड 0.414 के बीच में आएगा। क्लियर? एंड लास्ट हमारे पास जो वॉइड है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 8, दैट इज क्यूबिकल वॉइड। एंड क्यूबिकल वॉइड में आपका जो कैटायनिक अपॉन एनायनिक रेशियो है ये 0.732 से लेके 1 के बीच में होगा। फाइन? अपने लेक्चर में, अपनी वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली इन सब का डेरिवेशन किया हुआ है, पर यहाँ पे हमारे लिए ये इनफ है कि इनका रेडियस रेशियो क्या है। कैटायन अपॉन एनायन का साइज 0.155 से छोटा
2 to 5 के बीच में, 4 1 4 के बीच में, 0.732 के बीच में, एंड 1 और 0.732 के बीच में जो आएगा, that comes out to be a cubical void. Clear? So next topic is location of voids. Clear? So ये टॉपिक हमने काफी अच्छे तरीके से कर लिया था, बड़ी सिंपल सी बात है. If there are n number of atoms या constituent particles, मैं यहाँ पे उनको एटम्स लिख लेता हूँ. If there are n number of constituent particles, तो हमारे पास n नंबर ऑफ ही क्या आते हैं, octahedral voids आते हैं. Clear? And 2n number of tetrahedral voids आते हैं. Clear? And octahedral voids की लोकेशन क्या होती है, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर. क्लियर? एंड टेट्राहेड्रल वॉइड की, ये हम एफसीसी के अंदर बात करते होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड की ऑन बॉडी डायगोनल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4 into body diagonal from each corner. हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल की तरफ 1/4 डिस्टेंस पे, यानी कि बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस पे हमारे पास क्या आता है, टेट्राहाइड्रल वॉइड. क्लियर? अगर गिनती में n नंबर ऑफ एटम्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे, देन n नंबर ऑफ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे एंड 2n नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स आएंगे. क्लियर? कोई दिक्कत? देन हमारे पास टॉपिक आता है सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है ना? एंड सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स में हमने सबसे पहले पढ़ा NaCl. फाइन. NaCl बेसिकली रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, इसका नाम रखा गया है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. क्लियर? Cl अनायन है, बड़ा है, तो ये बेसिकली बनाता है FCC लैटिस. एंड कैटायन जो है वो छोटा है, यानी कि ये प्रेजेंट है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के अंदर. ठीक है ना? और ये डिसाइड का कैसे हुआ, ये बेसिकली रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये 0.51 है. अभी अभी हमने क्या कराया था, ऑक्टाहेड्रल का चार्ट बनाया था, वहां से हमें पता चल गया कि ये कहां आना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आना चाहिए. वॉइड्स का जो चार्ट बना हुआ था उससे पता चल जाएगा कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आना चाहिए. तो उस हिसाब से देखो FCC लैटिस का Z कितना होता है, 4. एंड अगर 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने आएंगे, अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो n नंबर ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हिसाब से ये भी कितना आएगा, 4. तभी Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो क्या आया, 4:4, यानी कि 1:1. वहीं से हमारे पास कंपाउंड बना है NaCl. क्लियर? एंड इसमें जो सबसे बढ़िया चीज जो हमने करी थी, जिसके बहुत जबरदस्त एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो है Cl माइनस के हिसाब से नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट का चार्ट. यानी कि सबसे पहले जो इसका नियरेस्ट बंदा है वो कौन है, ऑब्वियसली सबसे नियरेस्ट इसके लिए है Na+. क्लियर? और वो कितने डिस्टेंस पे है एंड गिनती में कितने हैं. क्लियर? सबसे पहले हमने जो थी ये चीज कैलकुलेट करी थी इसके लिए, तो ये हमारे पास कितना निकल के आता है, ये हमारे पास 6 निकल के आता है एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2. एज लेंथ के आधे पे देखो, एज सेंटर पे पड़ा है हमारे पास सोडियम, वो a/2 डिस्टेंस पे हमारे पास 6 अवेलेबल है. अगर हम बात करें नेक्स्ट नियरेस्ट की, जो नेक्स्ट नियरेस्ट यहां पे निकल के आता है वो आता है Cl माइनस. फाइन. और वो जो फेस सेंटर पे पड़ा है वो वाला, यानी कि a/√2 डिस्टेंस पे ये गिनती में आते हैं 12. क्लियर? नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास निकल के आता है वो है Na प्लस, जो बॉडी सेंटर पे पड़ा है, यानी कि नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट. ये आता है Na प्लस बॉडी सेंटर वाला, जो कि बेसिकली √3a/2 डिस्टेंस पे पड़ा है, एंड ये गिनती में निकल के आते हैं 8. उस हिसाब से आप आगे आगे कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट क्यूब नियरेस्ट जो है वो आपके पास निकल के आता है Cl माइनस एट अ डिस्टेंस ऑफ a, एंड ये आपके पास गिनती में निकल के आएंगे 6. कोई दिक्कत? इस हिसाब से यार मैं आपको सपोज क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट टू पावर 17 नियरेस्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. देखिए क्या आप कोई ना कोई सीक्वेंस बना सकते हैं कि आप नेक्स्ट पावर 17 इतना सोच के बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते ना तो जाके वीडियो देखिए, उसमें पड़ा है ये आंसर. क्लियर?
सो लेट्स हैव द नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि दूसरा आयनिक कंपाउंड दैट इज ZnS. लेट्स हैव इट. सो सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड में सेकंड है हमारे पास ZnS, ठीक है ना, यानी कि जिंक वैलेंट स्ट्रक्चर. क्लियर. तो इसके अंदर हमने बात करी थी, ये बनाता है FCC लैटिस एंड ये प्रेजेंट है अल्टरनेट या एडजेसेंट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के अंदर. अगर ये गिनती 4 आ रही है तो देखो वैसे तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ट्वाइस आने चाहिए, पर क्योंकि अल्टरनेट लिखा हुआ तो 1/2 into 8. टेट्राहाइड्रल वॉइड वैसे ट्वाइस होते हैं, 4 है तो यहाँ पे 8 आने चाहिए, पर 1/2 करके ये आते हैं 4. ये हमें तब पता चला जब जिंक +2 अपॉन Z एंड सल्फर -2 का जो रेडियस है ये हमारे पास 0.3 आता है. तो यहां से ये बात तो कंफर्म्ड है कि ये आना चाहिए टेट्राहाइड्रल वॉइड के अंदर. पर टेट्राहाइड्रल वॉइड तो ट्वाइस होते हैं, पर यहां तो जिंक का गिनती सल्फर की गिनती के बराबर है, तो वहां से हमने कैलकुलेट किया कि सारे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड नहीं है. क्लियर. इसके लिए भी हमने नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, ये सब कुछ बनाया था. क्लियर. तो हो जाएगा डन. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. क्लियर. ये काफी ज्यादा फेमस है, जैसे CaF2 एंड Na2. ये एक दूसरे से ऑपोजिट है. देखो इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसको एंटी फ्लोराइड. बड़ा सिंपल सा फंडा है. यहां जो कैटाइंस हैं और जो एनाइंस हैं, यहां एनाइन ट्वाइस है, यहां कैटाइन ट्वाइस है. यहां एनाइन ट्वाइस है, यहां कैटाइन जो है वो FCC लैटिस बना रहा है. कैटाइन जो है वो FCC लैटिस बना रहा है और एनाइन जो है वो टेट्राहाइड्रल वॉइड में पड़ा. इसीलिए ये गिनती में आए 4 और ये गिनती में आए 8. तो ये गिनती कितनी बन गई? 4:8. क्लियर. ये इनके एटम्स की गिनती है. देखो ये इनके एटम्स की गिनती है यूनिट सेल के. तो कोऑर्डिनेशन नंबर की गिनती क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो जो होगी वो उल्टी आ जाएगी. क्लियर. सिमिलरली द होल थिंग इज ऑपोजिट इन दिस. यहां कैटाइंस टेट्राहाइड्रल वॉइड में पड़े हैं और जो एनाइंस हैं ये बेसिकली क्या बना रहे हैं? FCC लैटिस बना रहे हैं. क्लियर. तो ये गिनती में आ जाएंगे 8, ये गिनती में आ जाएंगे 4. पर ये एटम का रेशियो, एटम्स का रेशियो क्या है? 8:4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:8. कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ नंबर हो गया है. फिफ्थ हमारे पास CsCl. देखो ये मैं हमेशा इसलिए बोलता था क्योंकि इसका Z1 है बट इट लुक्स लाइक BCC. उसका रीजन ये है कि जब रेडियस ऑफ Cgm प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस निकाला गया, दिस कम्स आउट टू बी 0.93. इसका मतलब लगभग दोनों का साइज क्या है? बराबर है. फाइन. होता क्या है कि Cl जो है ये सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है एंड ये बॉडी सेंटर पे पड़ा है. अब देखो है तो ये क्यूबिकल वॉइड में, है तो ये क्यूबिकल वॉइड में, पर लग ऐसा रहा है जैसे पूरे का पूरा BCC स्ट्रक्चर बना रहा है. क्लियर. तो इट लुक्स लाइक BCC. हालांकि Z1 है क्योंकि Cl 8 कॉर्नर का 1 बनेगा, CS एक बॉडी सेंटर का 1 बनेगा, दोनों 1-1 बनेंगे तो ये ओवरऑल 1 आएगा. क्लियर. एक बात और छोटी सी ध्यान देने वाली थी इसके अंदर जो हमने पढ़ा था, दैट इज रूटाइल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, दैट इज TiO2 टाइप का. तो ध्यान रखेंगे इसमें कैटायन एक एनायन ट्वाइस होते हैं. क्लियर. पर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो जो आता है वो 3:6 के हिसाब से आता है. कैटायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, एनायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा. ठीक है ना. इसके अलावा हमने एक परवोक साइड स्ट्रक्चर पढ़ा था AbO3 टाइप का, जिसमें इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी +4. इसके अलावा हमने एक स्पाइनल स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने AB2O4 पढ़ा था. ये +2 आता है, ये +3 आता है. क्लियर. इसके अलावा हमने एक डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था. डायमंड में हमने क्या बोला था? ZnS में सारे जिंक और सल्फर को रिप्लेस कर दीजिए कार्बन से, यू विल गेट डायमंड. एंड डायमंड में एक बात बहुत अच्छी है, दैट इज इसकी जो
पैकिंग एफिशिएंसी है ये सिर्फ 34% निकल के आती है, जबकि ये एक वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हो गए। इसमें एक और चीज हमने हमारे पास बहुत अच्छी है, दैट इज अगर आप 6:6 वाले के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दोगे ना तो वो 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर में आ जाएगा। देखिए अगर आप एक ऐसा आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आप उस क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करोगे ना, देखो थिंग्स बिकम्स क्लोजर, वो एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाएंगी, तो 6 की बजाय वो 8 लोगों को लगेगी। क्लियर? सिमिलरली हम बोल सकते हैं अगर 8:8 वाले कंपाउंड पे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो ना, गर्मी बहुत है भाई, दूर होके बैठ, तो टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है ना तो हम एक दूसरे से दूर होके बैठते हैं, जिसके कारण हमारे जो नियरेस्ट पड़ोसी हैं वो कम हो जाते हैं। क्लियर? तो हमारा 8:8 6:6 या डिपेंडिंग अपॉन कितना टेम्परेचर राइज है, ये 4:4 में चेंज हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत? सो दिस इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज imperfections, यानी कि crystal defects. Let's have it. So next is crystal imperfections, यानी कि defects. देखो पूरे चैप्टर में हमने क्रिस्टल को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अरेंज रखा, बट स्टिल देयर कैन बी डिफेक्ट्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास डिफेक्ट्स को 3 तरीकों में कैटेगराइज करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। यानी कि एक पॉइंट पे गड़बड़ है, पूरी लाइन में ही गड़बड़ है, पूरी लेयर में ही गड़बड़ है। फाइन। और पॉइंट को हमने आगे 3 या कह सकते हैं ब्रॉडली तो 2 तरीकों से कैटेगराइज किया, दैट इज स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसके अलावा यहां पे कई बार 3 में यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर? स्टोकियोमेट्री को आगे हमने किया शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक 2 तरीके हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फाइन। अगर शॉर्ट की को 1 वर्ड में समझाना हो तो ये है मिसिंग डिफेक्ट, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। क्योंकि इक्वल नंबर क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक है, अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस लोकेशन देन उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट की। इससे डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि एटम्स गायब हो गए अपनी जगह से। क्लियर? फ्रैंकल को अगर एक शब्द में समझाना हो तो ये क्या होगा, डिसलोकेशन डिफेक्ट, यानी कि एटम्स अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, लड़के लड़कियों की लाइन में बैठे हैं, लड़के लड़कियों की लाइन में बैठे हैं, तो अल्टीमेटली रेशियो तो नहीं गड़बड़ाई ना, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस तो उतना ही है ना, तो है तो स्टोकियोमेट्रिक, पर अपनी जगह से गड़बड़ होने के कारण ये डिफेक्ट है, एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड इंटरस्टिशियल में क्या है कि वो याद है ना, अर्नब अपनी क्लास में छोटा सा भाई ले आया अपना, जिसके कारण हमारे यहाँ पे देखो डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, डेंसिटी रिमेन सेम क्योंकि उतने ही लोग हैं, पर यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बाहर से किसी को ले आए हो, इंटरस्टिशियल जगह पे किसी को लाके रख दिया है, आप उतने ही हो, आप अपने किसी छोटे भाई बहन को ले आए हो, तो अभी भी जितनी जगह खाली पड़ी है उसमें किसी न किसी पार्टिकल का आके बैठ जाना। क्लियर? देन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस में आपको याद होगा क्या था, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, Cl माइनस सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस। फाइन, ये वाली चीज, यानी कि क्लोरीन भाई साहब भाग गए हैं और अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन रख गए हैं, जिसका नाम क्या है, F सेंटर, एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर कलर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कलर सेंटर्स। क्लियर? एंड यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि भाई साहब क्लोरीन भागा है, अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन रखे गया, अब इलेक्ट्रॉन ठहरा हल्का सा बंदा, क्लोरीन का मास थोड़ी ना सह पाएगा, तो अल्टीमेटली मास ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज हो गया है। क्लियर? एंड मेटल डेफिशिएंसी में क्या था कि 2 सोडियम भागे और अपनी जगह पे स्ट्रोंशियम +2 रख गए। अब सोडियम यहां से गायब ही है, तो यहां पे क्या होता है,
उतनी वैकेंसीज बन जाती हैं जितने स्ट्रॉन्शियम +2 आते हैं। क्लियर? अब अगर अपन यहाँ पे देखें 100 सोडियम थे, 100 क्लोरीन थे, 100 सोडियम थे, 100 क्लोरीन थे, 2 सोडियम भागे तो 98 क्लोरीन सोडियम रह गए हैं, क्लोरीन 100 ही है, उसकी जगह पे एक स्ट्रॉन्शियम आया। 2 सोडियम भागे तो एक स्ट्रॉन्शियम आया, अल्टीमेटली मेटल्स की गिनती क्या हो गई? कम। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पर एक बात का ध्यान रखेंगे, चाहे ये वाला डिफेक्ट है चाहे ये वाला डिफेक्ट, हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल है, हमारे क्रिस्टल में न्यूट्रलिटी का कोई गड़बड़ नहीं है। इंप्योरिटी डिफेक्ट, देखो इंप्योरिटी डिफेक्ट को आप ये भी कह सकते हो कि जब कोई और केटाइन आके अपनी केटाइन की जगह पे बैठा हो उसे इंप्योरिटी डिफेक्ट कह सकते हैं, यानी कि दिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है ना? और या फिर ये कह सकते हैं कि सोडियम की बजाय कोई पोटासियम आया हुआ है तो हमारे केटाइन में गड़बड़ है, कोई और केटाइन अपने केटाइन की आगे जगह पे बैठ जाए या कोई और एनाइन अपनी एनाइन की आगे जगह पे बैठ जाए, दैट इज नोन एज इंप्योरिटी। देखो इंप्योरिटी क्या, हर वो चीज जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, अनडिजायरेबल है, दैट इज इंप्योरिटी। तो हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले रहे थे, उसमें स्ट्रॉन्शियम मिला, तो ये हमारे लिए क्या है? इंप्योरिटी ही है। या फिर इसकी बजाय अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले रहे थे, उसमें पोटासियम का केटाइन मिला, वो भी हमारे लिए क्या है? इंप्योरिटी ही है। कोई दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज नोन एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। कोई दिक्कत? लास्ट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल्स। लेट्स हैव इट। So next is electrical properties. देखिए इलेक्ट्रिकल में तो बेसिकली 3 चीजें होती हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सिंपल सी बात है, कंडक्टर्स वो हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, सेमीकंडक्टर्स वो हैं जिसमें कम हो रही है, एंड इंसुलेटर्स बेसिकली वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। क्लियर? तो कंडक्टर्स को यार देखो इस तरीके से पढ़ा जाता है कि यहाँ जो कंडक्शन बैंड है एंड वैलेंस बैंड है, ये एक दूसरे के साथ मर्ज है, जिसके कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव कर जाते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर्स में ये गैप थोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप, पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करते, जबकि इंसुलेटर में ऐसा बोला जाता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी जंप नहीं कर पाते, तो कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। क्लियर? नेक्स्ट, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा जाता है, जैसे जो सेमीकंडक्टर की खुद की कंडक्टेंस है, यानी कि सिलिकॉन अपनी प्योर फॉर्म में जो कंडक्टेंस है या सिलिकॉन अपनी प्योर फॉर्म में जो कंडक्टर है उसे बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पर इसकी कंडक्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। इसकी कंडक्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखिए जरा। ये सिलिकॉन बना हुआ है, आपको याद होगा हमने इसके अंदर क्या करा था? डोपिंग, यानी कि किसी और एलिमेंट का इसके अंदर डाल देना जिससे इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? डोपिंग। इसके लिए हमने इसमें ग्रुप 13 का बंधा डाला, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या है? 3 बॉन्ड बना सकता है, ये पॉजिटिव पोल खाली है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसके कारण देखो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, तो दैट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगर हम इसमें एल्यूमिनियम की बजाय फास्फोरस डालते हैं, तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, तो ये 4 तो बना लिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन। एल्यूमिनियम में क्या था? पॉजिटिव होल रिस्पांसिबल था, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल है, तो दैट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब 14 वाले ग्रुप के अंदर 13 वाला बंधा डाला जाता है, एंड यहाँ 14 वाले ग्रुप के अंदर 15 वाला बंधा डाला जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है, टेम्परेचर के बढ़ाने से यहाँ पे कंडक्शन क्या होती है? डिक्रीज होती है, और यहाँ टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्शन इंक्रीज होती है, और यहाँ भी टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्शन इंक्रीज होती है। वो इसलिए कि इन दोनों के केस में तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड। यहाँ तो दोनों में ही केसेस में क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके से एनर्जी मिल गई है और वो जंप मारेंगे अच्छा खासा वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड तक, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से जो मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव कर्नल्स है
जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है उनका मूवमेंट बढ़ गया है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो कंडक्शन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कम। इसलिए कंडक्टर्स के केस में हमें टेम्परेचर को बहुत ज्यादा घटाना पड़ता है ताकि कंडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाए, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से ना रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस के बढ़ने से कंडक्शन कम हो जाती है। तो हम टेम्परेचर को बहुत गिराते हैं तो कि कंडक्शन बहुत ज्यादा हाई आ जाए, एंड जब हम टेम्परेचर को बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाते हैं तब जो कंडक्टेंस आता है ना वो हमारी क्या है, सुपर कंडक्टिविटी। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। लास्ट मूव करते हैं हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। क्लियर? आई कैन मेक सम स्पेस फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हियर आल्सो। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ और सिर्फ 4-5 बातें पढ़नी होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक, विच इज वीकली रिपेल्ड, या फिर ये कहें जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई रिलेशन शो नहीं करता। क्लियर? या फिर आप कह सकते हो वीकली रिपेल्ड। पैरा जो है दैट इज वीकली अट्रैक्टेड, फेरो जो है दैट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। क्लियर? हमारे पास डायामैग्नेटिक है जो वीकली रिपेल्ड है, या फिर सिंपली ये भी कहा जाता है डायामैग्नेटिक के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल ही रिलेशन नहीं रखते हैं, दैट इज नोन एज डायामैग्नेटिक। एंड पैरा क्या है, जो थोड़े से अट्रैक्टेड है, एंड फेरोमैग्नेटिक हमारे पास क्या है, जो पूरे अट्रैक्टेड है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। देखो ये वो लोग होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में तो बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म शो करते हैं, जबकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फेरीमैग्नेटिज्म। ये वो है जिनका लो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सिंपली कह सकता हूं यहां पे हमारे पास जो अलाइनमेंट्स हैं वो ऐसा है कि हमारे पास जो नेट डाइपोल मूवमेंट बनता है या नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है जो वो कम बनता है, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू शो हाई मैग्नेटिज्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में आता है तो एक हाई मैग्नेटिज्म शो करते हैं। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक टेम्परेचर जिसपे एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म खो दे उसे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। कोई दिक्कत? वी आर डन विद सॉलिड स्टेट। मैंने हर एक्सप्लेनेशन को बहुत ज्यादा, हर टॉपिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, जिसके कारण हमारी वीडियो हो सकता है 5-7 मिनट लंबी बन जाए, पर आपको पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। अगर आपने बहुत कम भी पढ़ा है चैप्टर तो भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं।